फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन है कि छंद की हर पंक्ति को चरण या यहाँ पे खाली स्थान है कहा जाता है। तो यहाँ पे छंद की हर पंक्ति को चरण या उसे क्या कहा जाता है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पाद, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है यति और ऑप्शन डी है गढ़। तो छंद की हर पंक्ति को क्या होता है? चरण। चरण या उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम पाद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे लोकोक्ति का सही अर्थ हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अंधा किंतु विवेकशील होना, ऑप्शन बी है मूर्ख किंतु धनी होना, ऑप्शन सी है पागल होना और ऑप्शन डी है दिखावटी रोना। तो एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा दिखावटी रोना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है बाज का तत्सम शब्द पहचानिए। बाज का तत्सम शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए बंधे बंध्या, ऑप्शन बी है बंद, ऑप्शन सी है बांध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाज का तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा वंध्या। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला है च छ ज झ उदाहरण है। च छ ज झ झ क्या है? उदाहरण है। किसका उदाहरण है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन बी है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन सी है संघर्षी व्यंजन और ऑप्शन डी है अंतस्थ व्यंजन। तो च छ ज झ किस तरह के उदाहरण है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो च छ ज झ ये क्या है? ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अगला है ठेठ हिंदी की ठाठ के लेखक कौन है? ठेठ हिंदी की ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ लेखक के लेखक कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय और ऑप्शन डी है किशोरी लाल गोस्वामी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है नौकर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नौकर का पर्यायवाची शब्द बताना है कि नौकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है सेवा, ऑप्शन बी है सेवक, ऑप्शन सी है सहचर और ऑप्शन डी है सहचरी। तो नौकर का पर्यायवाची क्या होगा? तो नौकर का पर्यायवाची होगा सेवक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन है कि सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो क्या दिया है कि यहाँ पे खाली स्थान है, इसके आगे बड़ी बहन कहाँ रहती है। ठीक है, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। ठीक है। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी है आपको, ऑप्शन सी है आपकी और ऑप्शन डी है आपने। ठीक है। तो उचित सर्वनाम यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा? तो यहाँ पे होगा कि आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। ठीक है, वाक्य को पूरा करना है। तो क्या है कि काशी शहर गंगा नदी, यहाँ पे खाली स्थान है, पर बसा है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, इसको पूरा करना है। तो ऑप्शन ए के पास, ऑप्शन बी ए के बीच, ऑप्शन सी ए के तट और ऑप्शन डी ए के समान। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है? तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो काशी शहर गंगा नदी, काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है, के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि के तट पर ये क्या है? संबोधन अव्यय है। ठीक है, आपको संबोधन अव्यय यहाँ पे भरना था कि कौन सा संबोधन अव्यय भरा जाएगा। अगला है तद्भव शब्द का आशय है। तद्भव शब्द का आशय है। तो ऑप्शन ए क्लिष्ट शब्द, ऑप्शन बी संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द, ऑप्शन सी है पढ़े लिखे लोगों की बोली के शब्द, ऑप्शन डी है ग्रामीणों की बोली के शब्द। तो तद्भव शब्द का आशय क्या है? तो तद्भव शब्द का आशय है संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्द। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थी है। ठीक है, हमको बताना है कि कोऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थी कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए है नियंत्रक,
ऑप्शन बी है निदेशक, ऑप्शन सी है समन्वयक और ऑप्शन डी है निर्देशक। तो कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी शब्द क्या होगा? तो कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी शब्द होगा समन्वयक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निर्देश। प्रश्न क्या 11-12 नीचे दिए गए वाक्यांशों में त्रुटि चयन कीजिए। ठीक है, त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी चुनिए। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें त्रुटिपूर्ण है। तो क्या है कि खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो हमको बताना है कि इसमें किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पे क्या है कि अब फिर से पढ़ते हैं इसको कि खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्या दिया है कि कुछ कसरत कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि किस भाग में त्रुटि होगी? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या है कि जो कसरत दिया है, खेल के मैदान में क्या है, कसरत नहीं होता है, यहाँ पे अभ्यास होगा। ठीक है, मैदान में जाकर क्या है, अभ्यास कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। ठीक है, जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। आपको इसमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में त्रुटि है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाया। यहाँ पे पिलाया क्या है, ये गलत है। यहाँ पे पिलाया नहीं होगा, पिलाई होगा। चाय पिलाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन बी है कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना। ऑप्शन सी है कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। और ऑप्शन डी है फटेहाल होना, बहुत गरीब होना। तो कौन सा मुहावरे का भावार्थ है जो क्या है, भावार्थ की दृष्टि से जो सही नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? होगा कि बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। ये क्या है, ये मुहावरे का बाल की खाल निकालना क्या है, बहुत परिश्रम करना है। मुहावरे का क्या है अर्थ, जो इसका भाव है वो उसकी दृष्टि से ये सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। खाल निकालना, इसकी इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत छानबीन करना, बहुत छानबीन करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, मुहावरे का अर्थ बताना है तो दाग लगना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए स्पष्ट कहना, ऑप्शन बी है कलंक लग जाना, ऑप्शन सी है बहुत रुलाना और ऑप्शन डी हर संभव कष्ट देना। तो दाग लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दाग लगना मुहावरे का अर्थ होगा कलंक लग जाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वकीय का विलोमार्थी है? स्वकीय का विलोमार्थी शब्द हमको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी है ग्राम्या और ऑप्शन सी है नागरिका और ऑप्शन डी है परकीया। तो स्वकीय का विलोमार्थी क्या होगा? तो स्वकीय का विलोमार्थी होगा परकीया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सर्वनाम भरा जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पे खाली स्थान है, चाबी खो गई। ठीक है, यहाँ पे सर्वनाम भरा जाएगा। तो ऑप्शन है अपना, ऑप्शन बी है अपनी, ऑप्शन सी है मेरी, ऑप्शन सी डी है मेरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो मेरी चाबी खो गई। कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेरी चाबी खो गई। अगला क्वेश्चन है कि मौत का पर्यायवाची शब्द लिखिए। मौत का पर्यायवाची शब्द बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन है निधन, ऑप्शन बी है निदान, ऑप्शन सी है निर्धन और ऑप्शन डी है निर्धनता। तो मौत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मौत का पर्यायवाची होगा निधन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। जो कर को देखकर सभी बच्चे, यहाँ पे खाली स्थान है, हंस पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्रिया विशेषण बताना है कि कौन सा यहाँ पे क्रिया विशेषण भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए है
खिलखिलाकर, ऑप्शन बी है शोक पूर्वक होकर, ऑप्शन सी है सिर हिलाकर और ऑप्शन डी है शांतिपूर्वक। तो जोकर को देखकर सभी बच्चे क्या हो गए, तो जोकर को देख के सभी बच्चे खिलखिलाकर क्या है, हंस पड़े। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। 90% से अधिक अंक पाकर तुमने जो कमाल कर दिया है। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द इसके आगे लगाया जाएगा कि ये वाक्य पूरा हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए अरे वाह, ऑप्शन बी हाय हाय, ऑप्शन सी है छी छी और ऑप्शन डी है आह। तो कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द इसके आगे लगाया जाएगा जिससे कि ये वाक्य पूरा हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा कि अरे वाह 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है उसने नया साल खरीदा है। वाक्य में कौन सा विशेषण है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक और ऑप्शन डी है संकेतवाचक। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, उसने नया साल खरीदा है, इसमें क्या है, कौन सा विशेषण है, तो इसमें क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है खून का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। खून का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए अत्यधिक खून बहना, ऑप्शन बी है सामिस होना और ऑप्शन सी है अत्यधिक क्रोध करना और ऑप्शन डी है विवशता के कारण क्रोध रोक लेना। तो खून का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा खून का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा विवशता के कारण क्रोध रोक लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। ठीक है, हमको बताना है कि अपादान कारक किस वाक्य में है। तो ऑप्शन ए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ऑप्शन सी है वह भूख से बेचैन है, ऑप्शन सी है लड़का पेड़ से गिरता है और ऑप्शन डी है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक है, तो अपादान कारक बताना है कि अपादान कारक किस में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो लड़का पेड़ से गिरता है, इसमें क्या है, अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक है। अपादान कारक का कहाँ होता है कि जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो लड़का क्या है, लड़का पेड़ से गिर रहा है, यानी वो लड़का पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, पेड़ पर से गिर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे अपादान कारक होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन सी है संप्रदान तत्पुरुष और ऑप्शन डी है संबंध तत्पुरुष। तो राजपुरुष में कौन सा समास होगा, तो राजपुरुष का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा कि राजा का पुत्र, राजपुरुष का, तो ये होगा राजा का पुत्र। तो कौन सा समास होगा, तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है उमेश शब्द में कौन सी संधि है। उमेश शब्द में कौन सी संधि हमको बताना है। तो ऑप्शन है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, मैं ऑप्शन सही कर दे रहा हूँ। ऑप्शन डी है हमारा यण संधि, यहाँ पे यण संधि। तो उमेश शब्द में कौन सी संधि होगी, तो उमेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उमेश का संधि विच्छेद करेंगे तो उमा प्लस ईस होगा। तो उमा प्लस ईस होगा, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें क्या होगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कृतज्ञ का विलोमार्थी शब्द है। कृतज्ञ का विलोमार्थी शब्द क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी है कृतज्ञ, ऑप्शन बी है कर्तन और ऑप्शन डी है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोमार्थी क्या होगा, तो कृतज्ञ का विलोमार्थी होगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। तो ऑप्शन ए है मुझे घर जाने की जल्दी है, ऑप्शन बी है मुझको घर को जाने की जल्दी है, ऑप्शन सी है मुझे घर को जाने की जल्दी है और ऑप्शन डी है मेरे को घर जाने की जल्दी है। तो इसमें सही वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें सही वाक्य होगा कि मुझे घर जाने की जल्दी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि संयुक्त वाक्य इसमें
कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए राम गया लेकिन सीता आ गई। ऑप्शन बी है सौरव मोहन को मूर्ख बना रहा है। ऑप्शन सी है गिलास हाथ से गिरा और टूट गया। और ऑप्शन डी है मुझे जयपुर जाना था इसलिए सुबह उठना पड़ा। तो इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं होगा? तो इसमें संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो ये है कि सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है। ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, ठीक है। संयुक्त वाक्य पहचान कैसे करते हैं कि जहाँ पे क्या है कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो प्रधान वाक्य क्या है समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? और इसलिए, और इसलिए, तथा, ये क्या है? इससे ये जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है हमको बताना है। तो इसमें हमको बताना है कि अनुग्रहित कैसे शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी है अनुग्रहित, ऑप्शन सी है अनुग्रहित और ऑप्शन डी है अनुग्रहित। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित यहाँ पे कैसे शुद्ध लिखा जाता है? तो ये होगा हमारा अनुगृहित। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। तो ऑप्शन है न सक्त, ऑप्शन बी है आसक्त, ऑप्शन सी है असक्त और ऑप्शन डी है नासक्त। तो जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा हमारा, जिसमें शक्ति ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अशक्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है वाक्य, वाक्य को क्रम से लिखिए। ठीक है, वाक्य को हमको क्या है? क्रम से लिखना है इसको। तो पहला है कि शेर की नींद टूट गई। दूसरा है चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया। तीसरा है शेर गहरी नींद में सो रहा था। और चौथा है गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। तो इसको क्रम से लिखना है। ठीक है, तो क्रम से लिखना है। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं और इसको एक साथ पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि कौन सा क्या है ऑप्शन सही होगा, कि जिससे ये वाक्य क्या है क्रम से बैठ जाए। ठीक है, तो पहला है कि पहले हम 2 नंबर लेंगे, फिर 4 नंबर लेंगे, फिर 3 नंबर और 1 नंबर। 2 नंबर है चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया। गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। शेर गहरी नींद में सो रहा था। क्या है ये? अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्रम से नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को लेंगे, फिर 4 नंबर को, फिर 2 नंबर को और 3 नंबर को। तो पहले हम 1 नंबर को, शेर की नींद टूट गई, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। शेर की नींद टूट गई, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो इसको चलिए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो पहला है कि शेर की नींद टूट गई, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, शेर गहरी नींद में सो रहा था। क्या है ये भी एक क्या है वाक्य क्या है क्रम से नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो अगला हम सी नंबर इसी तरह हम देखेंगे। तो पहले हम 3 नंबर को लेंगे, फिर 2 नंबर को, फिर 1 नंबर को और फिर 4 नंबर को। तो 3 नंबर क्या है कि शेर गहरी नींद में सो रहा था। शेर गहरी नींद में सो रहा था, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, शेर की नींद टूट गई, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि ये वाक्य क्या है क्रम से बैठ रहा है। आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए दिग प्लस अंबर, ऑप्शन बी है दिग प्लस अंबर और ऑप्शन डी है दिग प्लस अंबर और ऑप्शन डी है दिग प्लस अंबर। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होता है दिग प्लस अंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन संधि। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे गायत्री गीत गाती है। गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा। ठीक है, गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा। ठीक है, हमको बताना है कि यह वाक्य है जो ये सामान्य भूतकाल में कैसा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है गायत्री
ने गीत गाया, ऑप्शन बी है गायत्री ने गीत गाती थी, ऑप्शन सी है गायत्री गीत गाई थी, और ऑप्शन डी है गायत्री गीत गाए। तो गायत्री गीत गाती है क्या है, इसका सामान्य भूतकाल क्या होगा, तो गायत्री ने गीत गाया ये क्या है, ये सामान्य भूतकाल होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध वाक्य हमको बता रहा है किसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, ऑप्शन बी है वह पाँव से जूता उतार रहा है, ऑप्शन सी है रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, और ऑप्शन डी है वह विदुषी महिला है। ठीक है, तो हमको व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बता रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा कि वह विदुषी महिला है। क्या है ये, व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि आ उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन है आजीवन, ऑप्शन बी है अनुरक्त, ऑप्शन सी अंजनी, और ऑप्शन डी है अनजानी। तो आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो ये है आजीवन। क्या है ये, आ उपसर्ग से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है, वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है भाववाच्य, ऑप्शन सी है कृतवाच्य, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा कि वह तख्त पर सोता है, इसमें क्या है, तो इसमें कृतवाच्य है। ठीक है, कृतवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है, हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है आपको बताना है। तो ऑप्शन है कर्मधारय है, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि, और ऑप्शन डी है व्ययभाव। तो हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है, तो हस्तलिखित का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हाथ से लिखा या हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। तो कौन सा इसमें समास हो जाएगा, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है उदाहरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक और पूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अगला है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे हमको भरना है खाली स्थान को। पल्लवन सामान्यतः में ही किया जाता है, पल्लवन सामान्यतः में ही किया जाता है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो ऑप्शन ए छंद भाषा, ऑप्शन बी पद्य भाषा, ऑप्शन सी है गद्य भाषा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पल्लवन सामान्यतः खाली स्थान में किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, तो पल्लवन सामान्यतः क्या है, गद्य भाषा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है, तो ऑप्शन है रैंडम, उल्टा पुल्टा, ऑप्शन सी है रिकमेंडेड क्या है, संस्तुत, और ऑप्शन डी है अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें सही होगा क्या है, कौन सा इसमें पारिभाषिक शब्द क्या है जो सही है, तो वो है रिकमेंडेड क्या है, संस्तुत, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जिसका अंत न हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, जिसका अंत न हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन है अनंत, ऑप्शन बी है अनंत, और ऑप्शन डी है अंततः, और ऑप्शन डी है अंततः। तो जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसका अंत न हो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द होगा अनंत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।